जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाले ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज का आपका पहला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी लोकसभा के स्पीकर कौन सा है। तो याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष आपका कौन सा हो जाएंगे। अभी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष आपका ओम बिरला है। याद रखिएगा, ये आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। और ये कितना मतलब केमा अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखिएगा ये 17वां अध्यक्ष बने। लोकसभा के केमा अध्यक्ष बने हैं, तो 17वां अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। उसके बाद बात करेंगे नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत का प्रधानमंत्री है। उसके बाद बात करेंगे राजनाथ सिंह का। तो राजनाथ सिंह हमारे भारत का रक्षा मंत्री, डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है ना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर जो भी सवाल कराएंगे वो भी आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते, हाँ कौन है अभी वर्तमान समय में, ओम बिरला है। 17वां ये लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है। यहाँ से कैसे सवाल पूछा जाता है, तो देखिएगा, सबसे पहले सवाल बना सकता है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह आपका 5 वर्षों का होता है। वह आपका कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। एक लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा के सदस्य कितना साल का होता है, 6 वर्षों का होता है। जो राज्यसभा का सदस्य रहता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का, 6 वर्षों का। और जो लोकसभा के सदस्य रहता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ये दोनों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। या ऐसे सवाल न पूछ के ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, या मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डबल ऐड हो चुका था। ठीक है। 2 नंबर आपका सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन है, बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। और मैंने आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में न जाने कितना बार रिपीट किया है, तो आप इसका जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, महात्मा गांधी जी। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, महात्मा गांधी जी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। याद रखिएगा, यह आंदोलन आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और कहां में किया गया था, तो बिहार में किया गया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, या उसी को आंदोलन कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू का। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा आपके एग्जाम में, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं साथियों। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद का। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मैं कहूंगा साथियों, आप इस क्लास को पूरा देखें और वादा कीजिए कि हाँ सर मैं इस क्लास को पूरा देखूंगा, क्योंकि यह जो क्लास है साथियों एकदम बीएसएससी, देख सकते हैं यहाँ पर लोगो भी आपका लगा हुआ है, एकदम उस पर आधारित प्रश्न सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी पर सिलेक्टेड एवं टारगेट प्रश्न की इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना। एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे सारे प्रश्न को जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला नंबर सवाल को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी प्राकृतिक नहीं है तो मानव निर्मित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक वाला को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक बचेगा, अपने आप वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, भूमि, भूमि यानी जमीन। जमीन क्या है,
प्राकृतिक है, आपको पता है। जल क्या है बाबू? जल प्राकृतिक है, जल में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जल आपका प्राकृतिक है। वायु आपका प्राकृतिक है, लेकिन भवन, भवन का मतलब घर, घर ये आदमी के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। सवाल आपका कह रहा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो भूमि आपका प्राकृतिक है, नहीं रहना चाहिए। जल आपका प्राकृतिक है, वायु आपका प्राकृतिक है, लेकिन भवन आपका मानव निर्मित संसाधन है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का कारण नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भी बताइएगा इसमें ऐसा कौन सा कारण है जो ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होगा, ये तो सही बात है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। यातायात के साधन जो है उससे भी आपका ध्वनि उत्पन्न होगा। मनीष के शोर, मशीन जो है उसके शोर से भी आपका ध्वनि उत्पन्न होगा, लेकिन जो आप रसायन कहीं पर छिड़काव करेंगे उससे कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का कारक नहीं है, तो रसायन आपका ध्वनि प्रदूषण का कारक नहीं है। आशा करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा एवं सारे प्रश्न आपको पहले से भी कुछ प्रश्न का जवाब आपको पता होगा। तो इसमें हम लोग लिख के देखिए, पहले आपको क्लियर कर दे, जो इसका एग्जाम होता है वह टोटल 100 क्वेश्चन का होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो इसका एग्जाम होता है टोटल 100 क्वेश्चन का होता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका 400 नंबर का 4 नंबर का रहेगा, यानी टोटल आपका 400 नंबर का इसका एग्जाम होता है। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। और बात कर ले कि इसमें जो सिलेबस रहता है साथियों, वो आपका जीके रहता है, मैथ रहता है एंड हिंदी रहता है। जीके, मैथ एंड हिंदी रहता है। जीके आपका 40 क्वेश्चन रहता है, मैथ आपका 30 क्वेश्चन एवं हिंदी आपका कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग सारे प्रश्नों को, ऐसे सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है ना, जीके के भी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, मैथ के भी प्रश्न को देखेंगे और हिंदी के भी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा साथियों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए ही करवाया जाता है। ठीक है, इस पर डेली आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करवाया जाता है, और आपको पता है इस चैनल पर डेली क्लास करवाया जाता है। यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपने तैयारी को पूरी कर रहे हैं। तो ठीक है, आज से आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और डेली रिवीजन कीजिए, और इस बार अपने मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी लाइए। ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है तो आप इस क्लास को पूरा देखिए, और जो भी क्लास आपको करवाते हैं साथियों आप लोग घर पर भी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि घर पर नहीं पढ़ाई करेंगे तो बहुत कम चांस रहता है कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम लोग तो एक रिवीजन टाइप का आपका क्लास करवाते हैं, अगर आप घर पर पढ़ते हैं तो इस बार सिलेक्शन पक्का है। अगला नंबर सवाल है कि बिहार का अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ठीक है ना, बिहार का अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है साथियों? तो याद रखिएगा यह आपका किस पर आधारित होगा, तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आपका कृषि पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है साथियों वह मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। ठीक है, अगला नंबर आपका सवाल है जो कि आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर है? बताइएगा, महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर है साथियों? तो पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज कहाँ पर है साथियों? व्यवस्था में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में आपका महिलाओं के लिए वहां पर आरक्षण व्यवस्था 50% दिया गया है। कितना परसेंट दिया गया है? 50%। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा, जो भी पीडीएफ रहेगा, ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा साथियों। ठीक है ना, और जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही पता चलेगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल में आपका आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म आया है, तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए, उसका भी क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, तो जुड़ना कैसे, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है, बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो कौन सा प्रक्रिया होगा? बताइए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो कौन सा प्रक्रिया होगा साथियों? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, फोटोवोल्टिक प्रक्रिया होगा। फोटोवोल्टिक प्रक्रिया होगा, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन के हिसाब से आपको फोटोवोल्टिक प्रक्रिया हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त है? मतलब ऐसा कौन सा है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है? ठीक है, आप लोग बताइएगा ऐसा कौन सा है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है? परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण फैलता है तो ये गलत हो जाएगा। कोयला से भी प्रदूषण फैलता है, पेट्रोलियम से भी प्रदूषण फैलता है, लेकिन जल विद्युत से आपका क्या बोलते हैं, प्रदूषण नहीं फैलता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो प्रदूषण मुक्त है? तो जल विद्युत से प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है साथियों कि ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, कोई बच्चे बता सकते हैं? घरेलू में तो उतना ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता है, परिवहन में भी नहीं, कृषि में, औद्योगिक काम के लिए मतलब मशीन ये सब काम करने के लिए उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब आप इस प्रकार से सारे प्रश्न को क्लियर करेंगे साथियों तो आपका एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? यानी सवाल आपका कह रहा है कि सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन आपका कहाँ होता है, बताइएगा रबर सबसे ज्यादा कहाँ होता है। अगर भारत का पूछता कि भारत में सबसे ज्यादा रबर किस राज्य में होता है तो वो आपका केरल राइट आंसर होता है। क्या राइट आंसर होता है, केरल। लेकिन यहाँ पर सवाल कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, थाईलैंड हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रबर रबर उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं माउरी जनजाति, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। माउरी जनजाति किस देश की मूल निवासी है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो माउरी जनजाति है साथियों वह किस देश का मूल निवासी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो माउरी जनजाति है वो आपका न्यूजीलैंड का, वो आपका कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न बताएंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा गोबी मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, गोबी मरुस्थल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा साथियों, गोबी मरुस्थल हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि चीन से मंगोलिया के बीच फैला हुआ है। अगला नंबर आपका सवाल है, देख सकते हैं आप लोग भी जवाब दीजिएगा, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? बताइएगा भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा यह किस मॉडल पर आधारित है, तो यह कनाडा के मॉडल मॉडल पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, महात्मा गांधी जी का पिता का क्या नाम था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, आप लोग भी इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। महात्मा गांधी जी का पिता का नाम क्या था? सिर्फ करमचंद गांधी नाम था। क्या था? करमचंद गांधी नाम था। काफी सारे बच्चे मोहनदास करमचंद गांधी बोलते तो नहीं, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन यहाँ पर उनके पिता का पूछेगा तो करमचंद गांधी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर महात्मा गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की बात करें जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है तो अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 1869 को पोरबंदर कहाँ में हुआ था? गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, याद रखिएगा। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन एवं नारे दिए जो कि फेमस है। इनके द्वारा बहुत सारे किताबें लिखे गए हैं, जैसे में सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कीजिएगा। अगला नंबर सवाल है, आम शब्द किस प्रकार का शब्द है? आम जो है यह किस प्रकार का शब्द है? तो देखिएगा, तत्सम हिंदी के संस्कृत रूप को, संस्कृत जैसा शब्द रहेगा तो वो तत्सम होगा। तो ये आम जो है ये बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं, तो आम क्या हो जाएगा साथियों, तद्भव हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अचरा पसारना। अचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, अचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? तो याद रखिएगा, अचरा पसारना यानी एक प्रकार से याचना करना और एक प्रकार से क्या, भीख मांगना। याचना करना या भीख मांगना, नहीं कहते हैं कि हम आपके सामने आचरा पसार दे रहे हैं यानी हम आपसे भीख मांग रहे हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुहावरा से देखिए ये हिंदी वाला प्रश्न आपका बीच में ऐड हो गया ना साथियों, ये सवाल आपके लिए
काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देख सकते हैं किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? याचना करना यानी भीख मांगना एक प्रकार से, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रगान का जो है उसका रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता आपका कौन हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रगान के रचयिता आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। यही बात करेगा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत के बंकिम चंद्र चटर्जी, दोनों को ये कवर करेंगे। दोनों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या हुआ था साथियों? प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का बात करेंगे तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और 1857 में क्या हुआ था? 1857 का क्रांति या इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला नंबर सवाल है केसरी नामक समाचार पत्र, केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में छपता था? एकदम इंपॉर्टेंट है कि केसरी नामक जो समाचार पत्र है वह किस भाषा में छपता था? तो याद रखिएगा, वह मराठी भाषा में छपता था। वह किस भाषा में छपता था? मराठी भाषा में छपता था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, तो जवाब दीजिएगा। रेडियम का खोज किसने किया था? रेडियम का खोज किसने किया था साथियों? मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। कब किया था? 1898 ईस्वी में। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में किया था। मैडम क्यूरी और इसके पति पियरे क्यूरी दोनों मिलकर रेडियम का खोज किए थे 1898 ईस्वी में। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी आपका क्लास जो भी दिक्कत प्रॉब्लम या अच्छा लग रहा है, जो भी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम जो भी आपको दिक्कत हो रहा है, आप एक बार कमेंट कीजिएगा। अच्छा लग रहा है अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि हाँ कोई दिक्कत रहेगा तब तो हम सुधार कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा क्या कुछ दिक्कत है या नहीं। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा इमारत कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा इमारत कौन सा है? तो अभी के हिसाब से आपका बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत हो जाएगा। इमारत की बात करें, कोई स्टैचू या सब की बात नहीं करा, इमारत यानी घर की बात करा है तो वो आपका बुर्ज खलीफा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? बुर्ज खलीफा हो जाएगा। याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 828 मीटर इसका ऊंचाई है। इसका ऊंचाई कितना है? 828 मीटर इसका ऊंचाई है, याद रखिएगा। 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं साथियों? तो सभी बच्चे को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। उसके बाद बात करेंगे 5 जून को, तो 5 जून को आपको क्या मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे 1 मई को क्या मनाते हैं? तो 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कर लेते हैं, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जैसे में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। कवर करेंगे, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कब हुआ था? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा, पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हुआ था साथियों वह आपका हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में आपका पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हुआ था। कब हुआ था? मतलब क्यों किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, तो पहली बार आपका आपातकाल लगाया गया था। पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 ईस्वी में। और आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है, भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। भारत चीन का पहला युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और पहला आपातकाल भी 1962 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। और बात करेंगे, सभी को हम लोग कवर कर लेते हैं। एक 1975 में आपातकाल लगा था, ठीक है, लेकिन भारत का पूछेगा, यहाँ पर सिर्फ भारत नहीं कह रहा है। अगर पूछेगा कि भारत में आपातकाल कब लगा था, तो 1975 ईस्वी में, ऐसे राइट आंसर होता है। लेकिन आप लोग कवर करेंगे 1962 ईस्वी को, कि पहली बार जो आपातकाल लगा था वह 1962 ईस्वी में लगा था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 1857 ईस्वी के विप्लव यानी बिहार, विप्लव मतलब क्या साथियों? बिहार। बिहार के क्रांतिकारी कौन है? काफी
इंपॉर्टेंट है कि 1857 ईस्वी में बिहार के क्रांतिकारी कौन है। तो देखिए बिहार के क्रांतिकारी आपका बाबू कुंवर से भी आते हैं और तात्या टोपे भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा दोनों में से कौन सा सही करेंगे हम लोग, तो बिहार के क्रांतिकारी आपका कौन सा हो जाएंगे, बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे। बाबू कौन से हो जाएंगे, कुंवर सिंह हो जाएंगे। मंगल पांडे आपका मेरठ से विद्रोह कर रहे थे। कहाँ से विद्रोह कर रहे थे साथी, जैसे वो पूछेगा मंगल पांडे 1857 की क्रांति में कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, तो मेरठ से कर रहे थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता है, रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी ग्वालियर से कर रहे थे, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षारी में पूछा जाने वाला सवाल है कि हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, यह देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, भावना को मजबूत करना, देशभक्ति की भावना को क्या करना था, मजबूत करना था, आपको भी पता है, ठीक है। अगला नंबर आपका सवाल है साथियों, गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है, तो देखिए शहरों का कचरा एक तो आपका हो गया, सही है, मृतकों का शव हो गया, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन हो गया, और इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। शहरों का कचरा हो गया साथियों, मृतकों का शव हो गया, और रासायनिक उत्सर्जन, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 27 नंबर आपका सवाल है पटना हवाई अड्डे। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो याद रखिएगा साथियों, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना के हवाई अड्डे का नाम है। याद रखिएगा, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है साथियों, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार बताइएगा आप लोग मेरा क्लास कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा क्लास को देख रहे हैं। अगला नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंबित समान मनुष्य के किस भाग पर बनता है, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो ये आपका रेटिना पर बनता है। ये आपका कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब पर जैसे में आप लोग थर्मामीटर को तापमान मापने के लिए किया जाता है, जैसे में हम लोग को बुखार लगता है या जानवर को बुखार लगता है तो देखते हैं तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। उसी प्रकार से बात करेंगे लैक्टोमीटर का, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, जैसे में दूध में पानी है कि नहीं है, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो आपको पता है साथियों, जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा तो आपका चिपको आंदोलन के थे। सुंदरलाल बहुगुणा किसके आंदोलन के नेता थे, चिपको आंदोलन के। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ पर बात करा है मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता हैं। अगला नंबर सवाल है 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचार्य के लिए। 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं साथियों, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस से। बिहार दिवस की बात करें तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो सवाल है बिहार दिवस वाला आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है एवं इस बार पूछे जाने का संभावना है। महिला दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सारा क्लियर कर लीजिएगा, सारा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर फिर आपका वही वाला ऐड हो गया जो आपको ऊपर अभी कवर भी किए थे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हमने क्लियर किया 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस, और 1 मई को क्या मनाते हैं,
1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? अभी हमने कवर किया, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? बिहार दिवस मनाते हैं ना। और 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार दिवस कब मनाते हैं? देखिए ये भी सवाल आपका डबल हेड हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा एक सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षारी में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बिहार दिवस आपका कब मनाते हैं? 22 मार्च का आपका बिहार दिवस मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं साथियों? बिहार दिवस मनाते हैं। और चलिए अगले नंबर सवाल को कवर करते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है कि ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विद्या में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला? कांस्य मतलब सोने का स्वर्ण पदक नहीं मिला, किस क्षेत्र में नहीं मिला? तो याद रखिएगा, भाला फेंक में मिला था, कुश्ती में मिला था, बैडमिंटन में, लेकिन बॉक्सिंग में नहीं मिला था। बॉक्सिंग में नहीं मिला था, तो याद रखिएगा कि इसमें कांस्य पदक यानी स्वर्ण पदक नहीं मिला था, तो बॉक्सिंग में नहीं मिला था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, हैंग थोड़ा सा टाइप हो रहा है, ठीक है ना। देखिएगा सवाल आपका क्या कर रहा है, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है साथियों? याद रखिएगा, एटीएम से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, एटीएम क्या है या एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी ऐनक शीशा की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो देखिए जो ऐनक रहता है उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी पीछे वाला जो वस्तु रहता है उसको छोटा दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो आपका हेडलाइट उसको कह सकते हैं, जैसे जिससे बल्ब जलता है स्कूटर में, वो आपका अवतल दल पर रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है कि यदि किसी लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता कितना होगा? तो क्षमता यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है, आपको पता होना चाहिए। जब आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, तो ऊपर आपका 100 होता है, सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, और बट्टा में 25, तो 100 से 25 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4D यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है, डी से सूचित करते हैं, ठीक है, यानी 4D आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा भारी नहीं है, जब भी 25 रहेगा आप आंख मूंद का 4 मार दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? जो शून्य समूह के तत्व रहते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सभी को पता है, जब आप आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल जब पढ़े होंगे, तो जो शून्य समूह के तत्व रहता है उसको निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। उसको कौन सा तत्व कहा जाता है? निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बताइएगा। ये परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर ऊर्जा की मात्रा क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा, क्या होगा बताइए, तो क्या होगा? कोई बच्चे बताइएगा। घटती है ना, घटती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो क्या होता है? घटता है। अगला नंबर सवाल है, जो कि आपका लाभ प्रतिशत से है। मैथ का सवाल देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैथ के भी सवाल को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो किसी वस्तु को 750 रुपया में खरीदा गया और 875 में बेचा गया, यानी क्रयमूल और विक्रयमूल यहाँ पर दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। विक्रयमूल आपका 875 है, 875 में से आपका 750 जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा साथियों? तो याद रखिएगा, याद 5 आपका बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 125 बचेगा, ठीक है। 125 लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? देखिएगा, 125 गुना 100, अब बट्टा में आपका क्या होता है? क्रयमूल होता है। क्रयमूल आपका कितना है साथियों? 750 है। तो देखिए, तो एक कटेगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 25 तिया 75, 25 पचे 125 और 25 तिया 75। अब आपका नहीं कटेगा, 50/3 आएगा, 10×50 ऊपर और नीचे में कितना? तो 50/3 को कीजिएगा तो 16.67% डॉट 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 आपका करके आएगा। आप इसको अच्छे से कॉपी पर भी एक बार सॉल्व कर लेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आशा करते हैं फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुना 100।
लाभ गुना क्या होता है 100, अब बट्टा में क्या होता है क्रयमूल्य, लाभ गुना 100 बटा में क्या होता है क्रयमूल्य, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। ये वाला भी सवाल काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा सवाल आपका क्या कर रहा है। 45 व्यक्ति किसी काम को, तो 45 पहले लिख देंगे, कितना दिन में करता है तो 49 दिन में, गुना 49। अब बट्टा कह रहा है कि 35 दिन में, 35 व्यक्ति कितना दिन में, तो बट्टा में 35। इस प्रकार से करके जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से 49 7 बार में, 7 से 35 5 बार में, 5 से 45 9 बार में, तो 9 सत्ते 63, यानी ये बराबर ऑप्शन मतलब 63 दिन में 35 व्यक्ति काम को खत्म कर देगा। तो आप इस प्रकार से एक ट्रिक आपका था, ठीक है, ऐसे ये लॉन्ग में बनता है, लेकिन हम आपको ट्रिक ये बताएं कि 45 जो दिया रहेगा पहले उसको गुना में कीजिए, और बट्टा में जितना का पूछे उतना बट्टा। जब आप इसका कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा तो 63 दिन आपका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ भारी नहीं है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले 1200 है, 1200 लिख दीजिएगा, ठीक है, गुना में प्रतिशत कितना का होता है 100 का। अब बट्टा में 15% का लाभ हो रहा है, तो कोई भी चीज 100% का, उसमें 15% का लाभ हो रहा है तो 115। इस प्रकार से आप कीजिएगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका 10.43.8 इस मतलब 1043.48 इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ जाएगा जब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था? कोई बच्चे बता पाएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइएगा। 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को हुआ था, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है, पटना शब्द का संज्ञा कौन सा प्रकार है? ये हिंदी का सवाल है, देख सकते हैं साथियों किस लेवल का आपका हिंदी का सवाल पूछता है। तो पटना, पटना एक ही है ना, तो एक ही जो रहता है वो आपका व्यक्तिवाचक होता है, और पूरे जातिवाचक, तो जो जाति का बोध करता है वो जातिवाचक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको दूरी बराबर फार्मूला पता होना चाहिए, दूरी बराबर आप इस पर सॉल्व करके बना देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर 4 बटा समय, ऐसे कीजिएगा आपका ये बन जाएगा। मैथ का इजी सवाल है, आप इसको भी देख सकते हैं, इजी सवाल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। मैथ के प्रश्न को 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क हम छोड़ दें, बताइए, क्योंकि वीडियो ऐसे काफी फिर लंबा हो जाएगा जब सॉल्व करने हम लोग जाएंगे तो, ठीक है ना। ये दोनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में फटाफट करेंगे, नहीं तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।